Good morning and namaskar, all dear students. This is Harish Gangwar and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. Today I am going to explain full Act 4 from Merchant of Venice, and in this video I will include both scenes, Act 4 Scene 1 and Scene 2. So Scene 1 is very important from the point of view of your exams. So please listen everything very carefully. The setting is Venice and characters are the Duke, Shylock, Antonio, Bassanio, Portia, Nerissa एंड ग्रेशियानो. ये सभी कैरेक्टर्स ड्यूक की कोर्ट में मौजूद होते हैं एंड एंटोनियो को बुलाया जाता है. एंटोनियो जो ड्यूक होता है वो उससे एंटोनियो की बातें जानता है और वो ये जानता है कि एंटोनियो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है. तो ड्यूक उसको सिंपैथाइज करता है, उससे सिंपैथी फील करता है, कहता है कि बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन अब ये शाइलॉक के तुम दांव में फंस चुके हो तो क्या किया जाए. और फिर शाइलॉक को बुलाया जाता है. शाइलॉक को कोर्ट में बुलाया गया और शाइलॉक से ड्यूक ने कहा कि प्लीज़ शाइलॉक ऐसा मत करो, हैव मर्सी अपॉन एंटोनियो, कुछ दया दिखाओ. अगर हम किसी पर दया नहीं दिखाएंगे तो हम पर गॉड कैसे दया दिखाएगा. तो शाइलॉक क्या कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, जो कुछ भी होने वाला है मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है और इसीलिए मुझे ऊपर से दया मिलने या ना मिलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ड्यूक फिर से अपील करता है और शाइलॉक बस इसी बात पर अड़ा रहता है, नहीं मुझे इंसाफ चाहिए. और ये भी कहता है कि अगर जो ड्यूक है अगर लॉ को डिनाई करेगा, लॉ को मना कर देगा, नहीं देगा, तो बता देता है कि अगर ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हारे इंसाफ को और लॉ को नहीं मानेगा और पूरे वेनिस में बदनामी हो जाएगी ड्यूक की और ड्यूक के कोर्ट की. क्योंकि वेनिस में बहुत सारे मर्चेंट्स आते हैं, वहाँ फॉरेनर्स भी आते थे. तो क्या कहता है कि उन सब पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वेनिस में कोई लॉ, कोई कानून, जस्टिस है ही नहीं. तो क्या कहता है कि पूरे वेनिस का जो लॉ है खतरे में आ जाएगा अगर तुमने मुझे ये इंसाफ देने से मना कर दिया. तो बेसेनियो शाइलॉक से क्या कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा इन्ह्यूमन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुश्मनी दिखा रहे हो, और ऐसा थोड़ी है कि किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं तो उसको मार ही देंगे, उसको आप किल ही कर देंगे. तो शाइलॉक इस पर क्या जवाब देता है. शाइलॉक क्या जवाब देता है कि वो कोई भी इंसान उस चीज़ को छोड़ेगा भी तो नहीं जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है. और क्या कहता है कि अगर कोई सांप किसी को काटे तो क्या वो उसे छोड़ देगा. तो एंटोनी को यहाँ पर वो सांप बता देता है. कहता है कि एंटोनी तो एकदम सांप की तरह है जो मुझ पर गलियों में थूकता रहता है, किक करता है डॉग की तरह, ठीक है, और जो भी उसे गालियाँ देता रहता है, बहुत सारी बातें करता रहता है. तो कहता है कि ऐसे इंसान को भी तो कोई नहीं छोड़ सकता. तो एंटोनियो बेसेनियो को रोकता है, कहता है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा किसी बातों का, तो इससे कोई भी बहस मत करो, ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होने वाला है और अब मुझे रेडी रहने दो कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और इसी मोमेंट पर बेसेनियो शाइलॉक को उसको डेकेट्स पे करता है 6,000. 3,000 के बदले डबल अमाउंट देने की कोशिश करता है, 6,000. लेकिन शाइलॉक तो मना कर देता है और बार बार यही कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब पेनल्टी चाहिए. अगर पैसे चाहिए थे तो वो टाइम से पहले टाइम जब निकल गया है तो जैसा बॉन्ड में लिखा गया था बस वही. और वो क्या कहता है कि अगर मुझे 36,000 भी मिले तब भी मैं डकैट्स नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही लूँगा. तो ड्यूक यहाँ पर शाइलॉक से फिर से दोबारा वही बात कहता है कि अगर तुम किसी पर दया नहीं दिखाओगे तो तुम्हें भी दया नहीं मिलेगी. तो शाइलॉक क्या कहता है कि मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है. ये भी कहता है कि क्रिश्चियंस के जैसे गुलाम होते हैं, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो उन्हें परचेज़ करते हैं, उनसे काम करवाते हैं. तो क्या कहता है कि एंटोनियो मेरी प्रॉपर्टी बन गया है. एंटोनियो को जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश था वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉपर्टी हो गया है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को ले सकता हूँ और उसे कोई मना नहीं कर सकता. तो बाद में जब वो उसे कट करने जाता है तो ड्यूक क्या कहता है कि अभी मैंने डॉक्टर बेलारियो को इनवाइट किया है, वो बहुत ही रिनोन्ड स्कॉलर हैं, वो पैडुआ से आ रहे हैं
और वो जजमेंट को डिलीवर करेंगे, वो जजमेंट को देखेंगे कि जजमेंट में और क्या सही हो सकता है। और इसी टाइम पर सैलेर्नो इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर बेलारियो आ चुके हैं और वो एक लेटर के साथ बाहर खड़े हुए हैं। डॉक्टर बेलारियो नहीं, उनका एक मैसेंजर आया है, वो ये बोलता है उनका मैसेंजर आया है। और नेरिसा जो एक लॉयर के क्लर्क में आती है, मैसेंजर के कोर्ट में, मतलब मैसेंजर की तरह कोर्ट में आती है और ड्यूक को लेटर दे देती है। अब तभी उसी टाइम पर शाइलॉक क्या कर रहा होता है, चिढ़ाता होता है ग्रेशियानो को, एंटोनियो को, अपने जूते की सोल पर धार लगा रहा होता है, चाकू पर। ठीक है, जूते पहले लेदर के होते थे तो लेदर पे बहुत अच्छी धार लगती है, बहुत से लोग अभी लेदर पे लगाते हैं, तो उस पर धार लगा रहा होता है। तो क्या कहता है कि तुम्हारी तो धार वैसी बहुत तेज है, तुम्हें तो इतनी धार है जितनी किसी कसाई में नहीं है, क्योंकि तुम कोई दया नहीं दिखा रहे, कसाई में भी कुछ ना कुछ दया होती है। और अब वो पाइथागोरस का एक डॉक्ट्राइन लेके आता है, एक प्रिंसिपल था पाइथागोरस का। वो क्या कहता था कि कभी कभी एक एनिमल की जो आत्मा थी इंसान की बॉडी में प्रवेश कर जाती थी, तो और बिल्कुल वैसा ही था शार्लॉक, बिल्कुल वैसा ही था जो किसी पर दया नहीं करता है और उसका माइंड कभी चेंज नहीं होगा। अब ड्यूक नेरिसा से कहता है कि डॉक्टर बेलारियो का लेटर यहाँ पर पढ़ा जाए ओपन कोर्ट में सबके सामने। डॉक्टर बेलारियो ने क्या लिखा हुआ है वो लेटर खुद ही लिखवा के लाती है और वो लेटर वहाँ पे पढ़ा जाता है। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, पोर्शिया के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि जो भी मैंने अपनी जगह पर भेजा है कि मुझे तो मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे इसलिए आने में दिक्कत थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। बट एक बहुत ही लर्नेड लॉयर है, बहुत ही नॉलेज वाला है, और उसकी नॉलेज को उसकी एज से कंपेयर मत करिए, क्योंकि जो भी आप देखेंगे जब वो कोर्ट में केस को रन करेगा तो आपको पता चलेगा कि रियल में कि वो मेरी तारीफ के लायक है या नहीं है। और ये भी कहता है कि हम दोनों ने बैठकर बहुत सारा डिस्कशन किया है इस केस पर, और सब कुछ मैंने इसे अवेयर करा दिया है कोर्ट के मैटर से कि जो मैटर है वो क्या है, केस का मैटर। तो पोर्शिया आती है, पहले मुलाकात करती है एंटोनियो से, कहती है अच्छा एंटोनियो कौन है और शाइलॉक कौन है। तो वो दोनों सामने आते हैं। तो एंटोनियो से कहती है अच्छा अच्छा तुम हो जो एक बड़े खतरे में फंसे हुए हो, एक क्रूअल इंसान के मतलब उसके दाव में आ गए हो, उसके बॉन्ड की वजह से तुम खतरे में आ गए हो। अब वो शाइलॉक से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज़ मर्सी दिखाओ, और एक स्पीच भी देती है कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है बहुत अच्छी होती है, ऊपर से आसमान से बरसती है, अपने आप बरसती है, दोनों को फ़ायदा देती है। ये मतलब जो दया दिखाता है उसको भी अच्छा लगता है, और जिस पे दया दिखाई जाती है वो तो खुश हो ही जाता है। फिर भी पोर्शिया शाइलॉक से कहती है कि बेसेनियों से तुम मनी ले लो जितना लेना चाहो, बट शाइलॉक तो मना ही कर देता है। क्या कहता है कि मैंने कसम खाई है, कसम वही भगवान के सामने, कि मैं बॉन्ड ही लूँगा, पैसा नहीं लूँगा, और मैं वो कसम तोड़ने का पाप नहीं उठा सकता। तो क्या कहता है कि मुझे तो बस 1 पाउंड मांस चाहिए। एंड तो पोर्शिया भी बोल देती ठीक है तुम काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा हो ही गया। शाइलॉक तो बहुत खुश हो जाता है, मन में लड्डू फूटते हैं उसके। अब क्या बोलता है, पोर्शिया की बात से जब तारीफ करता है तो क्या कहता है, देखो अ डैनियल हैज़ कम टू जजमेंट। डैनियल मतलब एक बहुत ही लर्नेड लॉयर था जो बहुत अच्छा जजमेंट देता था। तो कहता है देखो डैनियल आया हुआ है। एंटोनियो बहुत तो नाखुश है, क्योंकि फैसले में बहुत देर हो रही है, बस ये कह रहा है कि काट लो बस मांस का टुकड़ा, देख लें जो होगा सो होगा, देख लें एक बार। अब पोर्शिया एंटोनियो से ये भी कहती है कि चलो ठीक है, अब अपने कपड़े उतारो ऊपर के और रेडी हो जाओ अपना मांस कटवाने के लिए। और उसी टाइम शाइलॉक से ये भी कहती है ठीक है, क्या आपके पास मेजर्स हैं, उसको तौलने के लिए आपके पास तराजू है। और ये भी कहता है कि अपने पास एक सर्जन रखो, कहीं खून ज़्यादा बहने से उसकी मौत ना हो जाए। तो एंटोनियो क्या कहता है कि हाँ, एंटोनियो बेसेनियो को ये बताता है कि मैं अपनी लाइफ जब देने जा रहा हूँ तो उससे पहले आप अपनी वाइफ को जाकर ये बताना कि आपके फ्रेंड ने यानी एंटोनियो ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, अपनी कहानी सुनाना। तो शाइलॉक क्या कहता है, हाँ ठीक है मेरे पास तो सब कुछ रेडी है। बट जब सर्जन की बात आती है तो शाइलॉक क्या कहता है, अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है बॉन्ड में कि मैं सर्जन लेकर आऊँगा, नहीं नहीं मैं सर्जन लेकर नहीं आऊँगा। और दूसरी बात,
आगे फिर बढ़ती है कहानी। ग्रेशियानो और बेसेनियो दोनों बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि नेरेसा है और पोर्शिया कोर्ट में आई हुई हैं। वो यानी अपने दोस्तों के सामने अपनी वाइफ तक को कुर्बान कर देते हैं। तो पोर्शिया और नेरेसा क्या करती हैं, क्या बताती हैं, अरे आपकी वाइफ को पता चल गया ना, तो सोचो घर में कितना झगड़ा होगा, आप ऐसी बातें कह रहे हैं उनकी पीठ के पीछे। अब आगे क्या होता है, शार्लॉक क्या कहता है, देखो ये होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड, जिन्हें कोई परवाह ही नहीं होती अपनी बीवियों की, वो सब कुछ कर सकते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपनी बीवियों के। अब क्या कर देता है कि मेरी शादी, अब अगर मेरी लड़की शादी के लिए होती, क्योंकि जैसिका तो पहले चली गई, पहले ही भाग जाती है वो, तो मैं किसी क्रिश्चियन से शादी नहीं करता, एक बर्रबा से शादी कर देता। बर्रबा मतलब जो बहुत ही खूंखार आदमी था, एक कट्टरपंथी आदमी था, ज्यू, कहता उससे शादी कर देता, लेकिन क्रिश्चियन से शादी नहीं करता। अब शार्लॉक बिल्कुल मांस काटने ही वाला होता है, एंटोनियो की बॉडी से मांस काटने ही वाला होता है, तभी पोर्शिया उसको रोक देती है, बॉन्ड को पढ़ती रहती है और रोक देती है। अचानक एक पॉइंट उसके माइंड में आ जाता है, एकदम अचानक। अब यहीं से टेबल पूरी पलट जाती है। तो क्या कहती है, टेरी, टेरी बोलती है ना, टेरी इसमें लिखा हुआ कमेंट में, तो यहाँ पर वो क्या करती है, आस्क हिम टू वेट फॉर अ मोमेंट, क्या कहती है, रुको थोड़ी देर रुक जाओ जरा। अब क्या कहती है कि जब आप मांस को काटेंगे तो खून की एक बूंद भी बाहर निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं बॉन्ड में लिखा हुआ नहीं है कि खून की बूंद भी साथ में निकलेगी। जब उसने कहा था शार्लॉक ने कि क्या बॉन्ड में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि मैं सर्जन लेके आऊँगा, सिंपल सी बात है, नहीं लिखी होगी सर्जन वाली बात। तो पोर्शिया उसी के पॉइंट को घुमाकर उसे देती है। तो क्या कहती है कि ऐसा कहीं बॉन्ड में लिखा हुआ नहीं है कि मांस काटते हुए खून बहना चाहिए। और क्या कहती है कि अगर एक भी बूंद बह गई तो उसकी लाइफ जो है ना, फिर तो राजा की दया पर निर्भर करेगी, राजा चाहे उसको कुछ भी कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। अब ग्रेशियानो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश, और क्या कहता है, वो अपराइट जज, वो लर्नेड जज शार्लॉक से कहता है, देखो देखो कितना अच्छा जज है, कितना अच्छा लॉयर आया हुआ है, देखो अब है डैनियल ये। जब शार्लॉक पहले डैनियल डैनियल बोलता है ना, उसकी बात, उसके मन की बात होती है। अब ग्रेशियानो चिढ़ाता है। अब पोर्शिया आगे क्या कहती है कि सिर्फ जस्टिस होगा, इनजस्टिस नहीं होगी, और अगर उसने 1 पाउंड से कम या 1 पाउंड से ज़्यादा मांस काट लिया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी स्टेट में कॉन्फिस्केट हो जाएगी। अब शार्लॉक तो फंस गया, शार्लॉक फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, फंस जाता है। अब वो पुराने ऑफर की बात कहता है कि ठीक है, मेरा जो बॉन्ड का थ्राइस था ना, 3 गुना देने की बात हो रही थी, 3 गुना पैसा देने की बात कर रहे थे डेकेड, वही दे दो मुझे। उसे लगा कि अब तो मांस तो मिल नहीं पाएगा, तो कम से कम पैसे ही ले लें। क्या कहता है, ठीक है ठीक है, कि पैसे दे दो मुझे, 3 गुना पैसे, और मैं इसको जाने दूंगा, मैं अब मांस का टुकड़ा नहीं लूँगा। शार्लॉक एकदम एकदम फंस गया है, यहीं पर उसका जो सर है नीचा हो चुका है। अब देखो पोर्शिया कितना डाउन करती है उसको, बिल्कुल उसका सिर नीचा कर देती है, और बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेसेनियो क्या बोलता है, हाँ हाँ, बेसेनियो पैसा देता है, ठीक है, पैसा तैयार है, बिल्कुल है। अब लेकिन पोर्शिया बेसेनियो को रोक देती है, पोर्शिया रोक देती है, पूरी टेबल को वहाँ पलट देती है। क्या बोलती है, नहीं नहीं, शार्लॉक पैसा नहीं लेगा, शार्लॉक तो मांस लेगा, उसने पहले ही कह दिया था कि मैं मांस नहीं लूँगा और मैं कसम तोड़ दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये है वो है, तो उसे मांस ही चाहिए। और मांस काटते हुए वक्त एक भी खून की बूंद निकल गई तो समझो वेनिस के लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मैनर में किसी सिविलियन की जान लेने की कोशिश करेगा तो उसकी आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी वेनेशियन कोर्ट में, और आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी उस इंसान के लिए जिसकी जान लेने की कोशिश हुई थी। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहती है कि आधी प्रॉपर्टी शार्लॉक की चली जाएगी ड्यूक को, और आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी एंटोनियो को। बट एंटोनियो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है,
वो लॉरेंजो और जेसिका को ट्रांसफ़र करने की बात करता है। अब ग्रेशियानो क्या कहता है, जब उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है, यानी उसकी आधी प्रॉपर्टी तो चली गई उसमें और स्टेट में, आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को, तो क्या कहता है कि इसे एक चीज़ देते हैं फ्री में, हम कि एक रस्सी दे देते हैं, क्योंकि इसके पास अब तो इतना पैसा भी नहीं कि और रस्सी लेकर खुद को फांसी लगा ले। तो कहता है चलो फ्री में इसको रस्सी दे देते हैं, क्योंकि ग्रेशियानो है ही बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलता है, बतंगड़ आदमी है। अब ड्यूक शाइलॉक को माफ़ कर देता है, मतलब उसकी ज़िंदगी बख्श देता है, वरना शाइलॉक जेल में ही सड़ता। उसकी ज़िंदगी बख्शता है। और शाइलॉक एंटोनी जब उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहता है कि आपको ये करना पड़ेगा कि जो आधी प्रॉपर्टी है जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारी, और तुम्हारे बाद जेसिका और लॉरेंजो की हो जाएगी, और वो तुम एक वसीयत बना कर दोगे। वसीयत के कागज़ नेरिसा तैयार करती है पोर्शिया के कहने पर, और बाद में उसके सिग्नेचर लेने के लिए जाती है सीन 2 में। तो आधी प्रॉपर्टी कहाँ, एंटोनियो में, लेकिन वो एंटोनियो किसको ट्रांसफ़र करेगा, लॉरेंजो और जेसिका को। और शाइलॉक एक क्रिश्चियन बन जाएगा। देखिए उसने ये भी बात रखी कि मैं तुमको प्रॉपर्टी दे दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी तक, लेकिन तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो सोचो शाइलॉक के लिए कितना हार्ड है यहाँ पर। वो खुद हार्ड था और आज उसकी लाइफ खुद हार्ड हो जाती है। तो शाइलॉक तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफीटेड हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करूं क्या ना करूं, सब कुछ टूट जाता है अपने आप में, और कहता है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कागज़ तैयार कर लो, सिग्नेचर में बाद में कर दूंगा, घर पे आके करवा लेना। तो ड्यूक वो यहाँ से कोर्ट डिसमिस हो जाता है। और उसके बाद में वो क्या करती हैं, पोर्शिया एंड नेरिसा इनाम लेती हैं। यानी एंटोनियो बसेनियो से क्या कहता है, प्लीज़ ये भी जो लॉयर आए हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी जान बचाने की कोशिश की है, और इन्हें सेटिस्फाई करो, इनको पैसा दो। क्या कहता है कि जो पैसे शाइलॉक के देने वाले थे ना, वो पैसा इनको दे दो, पोर्शिया और नेरिसा को, यानी लॉयर को और लॉयर के क्लर्क को। बट वो पैसा लेने से मना कर देती हैं। और बाद में क्या कहती हैं कि अगर कुछ देना ही चाहते हो, एंटोनी से बोलती है कि मैं निशानी के तौर पर तुम्हारे ग्लव्स रखूँगी, उसकी ग्लव्स ले लेती है। एंड बसेनियो से क्या बोलती है, यहीं पर थोड़ा कॉमिकल सीन एंड एक जो स्वीट झगड़े वाला सीन है वो यहाँ से अगले ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पोर्शिया चालाकी से बेसेनियो की रिंग ले लेती है। बेसेनियो पहले बहुत मना करता है, कहता है कि इसके अलावा मैं दूसरी कोई रिंग दे दूंगा। तो पोर्शिया क्या बोलती है, अच्छा तुम पहले मांगने के लिए कहते हो, जब मैं मांगती हूँ तब देते नहीं हो। ठीक है अच्छी बात है। तो क्या कहती है कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है कि पहले किसी भिखारी से तुम मांगने के लिए कहो, और जब वो मांग ले तो उसको मना कैसे करते हैं ये भी तुम बता रहे हो। और ग्रेशियानो से नेरिसा भी इसी तरह अपनी रिंग ले लेती है बाद में। एंड सीन 2 में क्या होता है कि वो लोग सभी अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर सीन 2 फिनिश हो जाता है। और सीन 4 इस तरह से, एक्ट 4 सीन 1 एंड 2 इस तरह से पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।